हेलो, वीडियो नज़र आ रही है? ओके। वेक्टर कौन सा लेक्चर है ये? 8। एक मिनट एक मिनट, थोड़ा एक मैं मैसेज करता हूँ आपके ग्रुप में। जो लोग ज्वाइन नहीं किए होंगे ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके वेदांशी। ओके, तो स्टूडेंट हम लोग वेक्टर का एडिशन का 3 मेथड तो जान चुके हैं। कौन कौन सा? पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ और पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, राइट? ओके, ये लेक्चर 8 है ना? ओके। लिखिए, हेडिंग बनाइएगा। क्या हेडिंग है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर और कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, राइट? उसे फर्स्ट पॉइंट, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर आर कॉल्ड its Cartesian component of a vector. Mutually perpendicular component of a vector are called its Cartesian component of a vector. और rectangular component of a vector और rectangular component of a vector. बोले तो मैंने क्या बोला? अब देखिए, पहले इसको आगे बढ़ने से पहले यहां देखिएगा, मैंने एक वेक्टर ड्रॉ किया, ठीक है स्टूडेंट? और मैं इसके टेल से एक ऐसे रैंडम लाइन ड्रॉ कर दिया। ये कोई डायरेक्शन रहा होगा, मुझे नहीं पता है कौन सा डायरेक्शन है, रैंडम, करेक्ट? क्योंकि आपके दिमाग में सबसे पहले बैठना चाहिए कि सर कंपोनेंट मतलब किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में क्या मीन करता है, राइट? तो मेरा वेक्टर है ए, सब लोग सुनिएगा,
मेरा वेक्टर है ए और मैंने कोई एक रैंडम डायरेक्शन लिया जिसका नाम मैंने डायरेक्शन ई दे दिया, करेक्ट। अब आपको क्या सोचना है कि इस वेक्टर के हेड से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। ड्रॉ कर दिए। अब परपेंडिकुलर जहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, इसका नाम अगर मैं ओ देता हूँ, एक इसका नाम ए था और जहाँ पे परपेंडिकुलर मिला उसका नाम है एम, राइट। तो ओ से एम तक का, ओ से एम तक का जो ए ओ एम है, इस ओ एम को हम लोग पढ़ेंगे इट इज द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ई। ओ एम क्या है सर? ओ एम is the component of vector A in the direction E, करेक्ट। तो अब समझ में आ गया कि एकदम लेमन लैंग्वेज में होता ना कि नहीं बिल्कुल मुझे भाई कंपोनेंट नहीं समझ में आ रहा है, मुझे एकदम बिल्कुल बताना कि कंपोनेंट का मतलब क्या होता है, उस लेवल पे मैं जा रहा हूँ। तो किसी भी वेक्टर का किसी डायरेक्शन में, और ए डायरेक्शन में सोच के नहीं लिया हूँ मैं, रैंडमली ड्रॉ कर दिया, राइट। तो अब आप बोलेंगे सर आपने तो बताया कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट किसी डायरेक्शन में ड्रॉ करने के लिए रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैथमेटिकल तो फार्मूला मैं दूंगा ही दूंगा, राइट। But for the point of view, for the point of representation, how can we draw the component of a given vector in any direction? Is it clear? तो मैंने डायरेक्शन क्या लिया? मैंने डायरेक्शन लिया E। अब आप बोलेंगे सर जब ए डायरेक्शन था तो आपने बताया कि इसके जो वेक्टर मेरा ओरिजिनल वाला है उसके हेड से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना है, और जहाँ पे परपेंडिकुलर कट करेगा वह उस पॉइंट को इस ओरिजिनल वेक्टर के टेल से मिला दीजिएगा, और जो मिलेगा उसी को हम लोग कंपोनेंट बोलेंगे। किसका? ए का। किस डायरेक्शन में? डायरेक्शन ई में, राइट। तो अब आपके माइंड में आएगा सर डायरेक्शन एक इवन भी तो हो सकता था, तब क्या कीजिएगा, राइट। क्योंकि डायरेक्शन तो इनफाइनाइट हो सकता है, और मैं ये बोल भी दिया हूं किसी वेक्टर का कितना कंपोनेंट हो सकता है, इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कंपोनेंट तभी होगा ना जब डायरेक्शन भी इनफाइनाइट रहेगा। इसमें थोड़ा देर के बाद आएंगे, पहले इस बात को फिल कर लेते हैं। तो जब ऐसा एक डायरेक्शन लेंगे तब इस वेक्टर ए का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में क्या होगा? सर तब सर जैसे इस पे किए थे वैसे इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। वेरी क्लियर। जो बात इसके लिए वही बात तो इसके लिए है। तो अब मेरा ओ एन क्या रहेगा, जरा पढ़िए तो ओ एन को। सर ओ एन इज द वेरी गुड। तो जो पढ़े हैं उसको लिख लीजिए। ओ एन इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ई वन, राइट। तो इस तरीके से आप कितना आर्बिट्रेरी डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं सर, इनफाइनाइट, राइट। जिधर मर्जी उधर ड्रॉ कर देंगे। इट क्लियर? अब आपके कोई फ्रेंड बोलेंगे भाई इधर ड्रॉ कर दिया, तो कोई बात नहीं है, इधर ड्रॉ कर देते इसका नाम E2 दे देंगे, और यहां से इस पे कंपोनेंट ऐसे ब्रेक करेंगे, राइट। एम एन तो इसका कुछ नाम देते हैं, बोलिए क्या नाम दें सर? पी देते हैं, OP, राइट। कुछ भी। तो OP क्या है? तो सर OP इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ E2, करेक्ट। तो सर इतना तो पक्का पता हो गया कि रिप्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हाउ कैन वी रिप्रेजेंट द कंपोनेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर, राइट, इन एनी डायरेक्शन। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट क्या इस वेक्टर, अब यहां देखिए मेरा ओरिजिनल वेक्टर ए है, तो क्या इस वेक्टर का कंपोनेंट OM और ON को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बोलेंगे?
अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, किसी भी वेक्टर का ऐसा दो कंपोनेंट, एक मिनट लेट मी फिनिश, किसी भी वेक्टर का ऐसा दो कंपोनेंट जो एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो उसको बोलेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट या कार्टेशियन कंपोनेंट, राइट। इसका मतलब OM एंड ON, नो डाउट OM एंड ON आर कंपोनेंट, देयर आर टू कंपोनेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर, बट बोथ आर नॉट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। OM and ON are not the rectangular component of vector A. What is the reason? Sir, both are not mutually perpendicular. तो आप तो समझ में आ गया ना। इसका मतलब ये जो हेडिंग है उसको मैं वहाँ पे अभी रिप्रेजेंट नहीं किया हूँ, जस्ट मैं एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका सिखाया कि किसी भी वेक्टर का डायग्राम में ड्रॉ करने के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी डायरेक्शन में कंपोनेंट का मीनिंग क्या होता है, राइट। तो आप तो क्लियर हो जाएगा। आज का क्लास इतना इम्पोर्टेंट है कि पूरे फिजिक्स में 500 टाइम्स, मतलब बिना इसका काम ही नहीं चलेगा भाई, यही मान लीजिए। चलिए, तो कार्टेशियन सिस्टम में अब इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कार्टेशियन सिस्टम में कितना एक्सिस, तीन एक्सिस ना, मैं पहला बार सुन रहा हूँ 2 एक्सिस। हम लोग पढ़ते हैं X एक्सिस, Y एक्सिस एंड Z एक्सिस, राइट। 2 एक्सिस सिर्फ होता है। X एक कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट, एक कौन सा सेकंड, एक कौन सा थर्ड, एक कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट। वेरी गुड, ए है फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट, ए फोर्थ। अब यहाँ पे हेडिंग बना दीजिएगा, कम लिखिए ऐसे हेडिंग, इस डायग्राम से ऊपर हेडिंग रहेगा, मेन हेडिंग तो ये है, राइट। लिखिए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन XY प्लेन, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, अब ब्रैकेट लिखिएगा XY प्लेन, ठीक है। चलिए स्टूडेंट, मतलब मेरा जो वेक्टर रहेगा तो मेरा वेक्टर यहाँ पे देखिए X एक्सिस और Y एक्सिस को मिलाकर जो प्लेन बनेगा उसको हम लोग नाम देंगे XY प्लेन, करेक्ट। इसका मतलब मेरे डायग्राम में व्हाइट बोर्ड को मैं XY प्लेन मान लिया हूँ, व्हाइट बोर्ड जो मेरा है उसको क्या मान लिया हूँ, XY प्लेन। और A है मेरा ओरिजिनल वेक्टर A, और A है मेरा ओरिजिन, इसका नाम दिए P, करेक्ट। तो वेक्टर A किस क्वाड्रेंट में है, आयुष कुमार प्रेजेंट हैं। चलिए यहां देखिए, ए है एंगल थीटा, करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन है कि वेक्टर ए का कंपोनेंट, अच्छा लैपटॉप से क्लास, अगर कोई एनीवन जो लैपटॉप से क्लास करते हैं,
तो लैपटॉप से क्लास करने के टाइम पे रिप्लाई करना रहता है, अनम्यूट करना रहता है, तो साथ एक बटन रहता है वहाँ, उसको प्रेस करते हैं, सबसे बड़ा वाला, नहीं स्पेस बार। इसमें एक दो स्टूडेंट को नहीं पता होगा, उनको पता, क्योंकि एक दो स्टूडेंट बोलते सर मुझे लैपटॉप से अरे सच में नहीं पता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अरे मुझे भी बहुत कुछ नहीं पता था पहले, अभी का बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले लॉन्ग लो को। तो स्पेस बार से अनम्यूट हो जाता है, तब बोल सकते हो, राइट। पता नहीं कभी कभी नया नया लैपटॉप या डेस्कटॉप लिए हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें, उसमें बहुत कुछ है ना, अब उसमें बहुत सारी चीज़ नहीं पता होता है, तो घबराने की बात नहीं है। तो स्पेस बार प्रेस करके आप बोलोगे तो मैं सुन लूँगा। चलिए विद्यार्थी, इस वेक्टर का कंपोनेंट ऑन द एक्स एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सर अभी तो सिखाए थे कि जिस डायरेक्शन में, किस पे, एक्स एक्सिस पे, राइट। इसका मतलब सर OM इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग एक्स एक्सिस। वेरी गुड। OM को क्या पढ़िएगा सर? OM is the component of vector A along x axis। ठीक है। आपके मैथ के सर अभी आए हुए थे यहाँ पे, बोल रहे थे कि बच्चे बहुत अच्छा से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और बोले हैं कि बच्चे को बोल दिया कोई भी डाउट रहेगा तो मुझसे डायरेक्टली हम बिल्कुल पूछ सकते हैं क्लास में, जब तक डाउट क्लियर नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, ठीक है। और असाइनमेंट भी सेट थ्योरी का आपको मिल जाएगा, असाइनमेंट डिस्कशन भी हो जाएगा। चलिए अब मेरा क्वेश्चन है कि अलोंग बाई एक्सिस कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? तो सर इसके हेड से इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, अभी तो सिखाए थे, राइट। तो ON क्या है? ON, इसको ON इज द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। लिख लीजिए, लिख लेंगे खुद से। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा स्टूडेंट, ये बताइए किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज, इज करेक्ट? अच्छा सबसे पहले तो मुझे ये बताइए OM और ON, OM और ON क्या एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है? क्यों परपेंडिकुलर है? तो सर ये तो कोई भी बता देगा, 7th क्लास का बच्चा बता देगा सर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, और ये है एक्स एक्सिस पे, ये है वाई एक्सिस पे, राइट। इसका मतलब OM और ON को क्या हम लोग बोल सकते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर? तो लिख लीजिए, ये मैं ऐसे लिखकर, इट मीन्स OM एंड ON आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। इज इट पॉसिबल ऑल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? सर ऑब्वियसली नॉट। जो परपेंडिकुलर रहेगा उसी को बोलेंगे रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कंपोनेंट, राइट। तो आप समझ में आ गया कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का दूसरा नाम मैं कार्टेशियन क्यों बोला? कार्टेशियन बोलने से फायदा ये रहेगा कि कार्टेशियन कंपोनेंट जब बोलेंगे तो मुझे कंपोनेंट में क्या फिक्स डायरेक्शन मिल गया। कार्टेशियन कंपोनेंट में क्या आपके पास वैरी करने का ऑप्शन है? कार्टेशियन कंपोनेंट में क्या आप इनफाइनाइट डायरेक्शन बोल पाएंगे मेरे सामने? नहीं बोल पाएंगे। तो एक्चुअली देयर इज ए बिग मिस्टेक। यहाँ पे मिस्टेक ये होता है कि एक्चुअल में होता क्या है कि स्कूल में टीचर बोलते रहते हैं कि किसी भी वेक्टर का दो कंपोनेंट, या तो एक्स कंपोनेंट नहीं तो वाई कंपोनेंट, या नहीं तो जेड, मैक्सिमम 3 बोलते हैं। वहाँ पे मिस्टेक ये होता है कि वहाँ पे रुक कर बोलना चाहिए था कि स्टूडेंट मैं ये बात जो बोल रहा हूँ वो कार्टेशियन कंपोनेंट के लिए बोल रहा हूँ। तो कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर मैक्सिमम 3 हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी वेक्टर का कंपोनेंट ही 3 हो सकता है, राइट। समझे? देयर इज ए डिफरेंस। क्या क्या समझे? बोलिए क्या समझे? अगर कार्टेशियन कंपोनेंट को माइनस कर दिया जाए तो इनफाइनाइट कंपोनेंट रहेगा, राइट। कार्टेशियन कंपोनेंट में मैक्सिमम 3 हो सकता है। तो अगर मेरा क्वेश्चन रहेगा हाउ मेनी कंपोनेंट ऑफ ए गिवन वेक्टर, सर इनफाइनाइट, करेक्ट।
अब दूसरा सेंटेंस, हाउ मेनी मैक्सिमम कंपोनेंट इन कार्टेशियन सिस्टम? सर मैक्सिमम 3, राइट? अब एकदम पिक्चर क्लियर है भाई? फिजिक्स में एकदम ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए कॉन्सेप्ट, क्लाउडी से नहीं होगा क्लियर। मेडिकल और एंट्रेंस है, जेईई मेन, इवन बोर्ड भी नहीं होगा। इसलिए ऐसा नहीं कि बस कुछ भी पढ़ रहे हैं हो गया, और इतना कुछ लिख तोड़ तोड़ के कहीं पे HC वर्मा या कहीं पे भी कुछ ऐसे आपको नहीं मिलेगा। एज ए टीचर कोई भी टीचर क्या करता है, बातों को तोड़ तोड़ कर समझाता है, राइट? अब इसमें से आप में से कोई एक स्टूडेंट मुझसे पूछा था, सर सेकंड चैप्टर, मेरा फर्स्ट चैप्टर तो है ही नहीं, तो भाई फर्स्ट चैप्टर ही पहले पढ़ना है, वेक्टर, तभी आपको फिजिक्स समझ में आएगा। अब मुझे आपको समझा कर पढ़ाना है, सिलेबस कवर करने के लिए नहीं पढ़ाना है। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब अगर इस वेक्टर को इफ बी शिफ्टेड वेक्टर पैरेलली, तो क्या ON को शिफ्ट करके यहां ला सकते हैं? तो मेरा क्वेश्चन है, MP और ON डिफरेंट वेक्टर या सेम वेक्टर? आपको नहीं था कि OMPN एक पैरेललोग्राम बन गया है, इट इज काइंड ऑफ रेक्टेंगल, और ON पैरेलल टू MP, एंड इफ ON इज शिफ्टेड पैरेलली, इसका मतलब है कि ON वेक्टर ON एंड MP आर डिफरेंट वेक्टर या सेम वेक्टर? सर ऑब्वियसली इट इज सेम वेक्टर, राइट? क्यों सेम? सर आपने ही तो सिखाया था कि दो वेक्टर को सेम होने के उसका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। डायरेक्शन भी सेम है, पैरेलल है, और लेंथ ऑफ एरो भी सेम है, राइट? यहां तक क्लियर है? चलिए अब इन ट्रायंगल, देखिए इसी दिन के लिए पढ़े थे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल OMP क्या ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं? वेरी गुड। कौन सा दो वेक्टर एक ऑर्डर में है? वेरी गुड। तो भाई तो OP रिजल्ट तो होगा ही, उसी को तो तोड़े हैं, उसी को तोड़। यस वेरी गुड। तो नहीं, आज का क्लास इंपॉर्टेंट, इसलिए बहुत आराम से चलेंगे, ठीक है? जहाँ पे चीज़ें टफ रहेगा तो वहाँ पे मैं बिल्कुल फास्ट नहीं होऊंगा, मेरा बिल्कुल अलग पढ़ाने का तरीका है। एक बार सिखा दूंगा तो प्रॉब्लम के टाइम पे फास्ट हो जाऊंगा, सिखाने के टाइम पे आप जितना स्लो बोलेंगे उससे भी ज़्यादा स्लो में रहूँगा, एकदम लाहे लाहे, ठीक है? तो एक्चुअल में OM और MP एक को तोड़कर ही तो बनाए थे, क्योंकि इसको कंपोनेंट बोल रहे हैं। कंपोनेंट का मतलब क्या है? उसको तोड़ना, राइट? तो अकॉर्डिंग टू ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन वी कैन राइट लाइक व्हाट? सर OM अब प्लस MP इक्वल टू OP लिखना पड़ेगा, राइट? ये कहां से? फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है? और OP के बदले क्या A लिख सकते हैं? A इक्वल टू OM प्लस MP हो गया ना? इसको इक्वेशन फर्स्ट, यहां तक आइए। हो गया? वेरी गुड। अब मुझे बताइए cos थीटा इक्वल टू क्या लिखें ट्रायंगल OMP में? OM बाई OP, कोई बात नहीं, पता ही है OP क्या है। मैं OM बाई OP लिख रहा हूं तो एरो नहीं दिया, बजाय सर आप हम लोग लेंथ लिख रहे हैं सिर्फ, राइट? और लेंथ लिखने का मतलब मैग्नीट्यूड लिखा हूं। जहां पे एरो नहीं देख रहे थे आप ये मत सोचिए कि राकेश सर भूल गए, अच्छा एरो तो दिए नहीं, आज कमाल हो गया। OM देने का मतलब सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड दिया हूं, राइट? ओके, तो OM के लिए क्या लिखेंगे? सर OM के लिए लिखिए OP cos थीटा, और OP क्या है? OP के लिए वेक्टर A का मैग्नीट्यूड
इज इट क्लियर? ओपी का मतलब लेंथ ना, तो ओ एम इक्वल टू, और जनरली इसका मॉडुलस ऑफ ए लगाता हूँ तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखते रहता है, इसलिए हम लोग ए भी लिख सकते हैं, ए कॉस थीटा। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? अच्छा स्टूडेंट, थीटा क्या यहाँ पे है? थीटा क्या है? सर थीटा इज द एंगल टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस अप टू योर गिवन वेक्टर, जिस वेक्टर का ओरिजिनल वेक्टर, राइट? इसको बाद में, थीटा के लिए मैं 5 मिनट रुकूंगा जब तक कि आप बोर नहीं हो जाएंगे, ठीक है? कम से कम 10 बार बोलने वाला हूँ। तो सर इतना बार बोलने का रिक्वायरमेंट नहीं, वी आर वेरी इंटेलिजेंट गाय, तो मुझे पता है बट फिर भी बोलूँगा क्योंकि थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब इतना तो आप लोग काम कर ही लिए हैं, तो साइन थीटा के लिए बोल दीजिए उस ट्रायंगल में। पी एम पी वाई ओ पी, तो एम पी इक्वल टू ओ पी साइन थीटा, और ओ पी क्या था सर? ए था, राइट? ए साइन थीटा, एम पी इक्वल टू ए साइन थीटा, नहीं? यहाँ तक आइए। अब एक चीज़ का और हेल्प चाहिए स्टूडेंट, किसी वेक्टर को लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? वेरी गुड। यहाँ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बातें बाद में कर लीजिएगा। किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए क्या क्या चाहिए? मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ ऑफ एरो, राइट? और किसी वेक्टर का डायरेक्शन के लिए हुई रिप्रेजेंटेटिव, सर उसका यूनिट वेक्टर, हुई द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गिविंग द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर, सर उसका यूनिट वेक्टर पता हो तो काम बन जाएगा, राइट? आसपास का सराउंडिंग में अगर आवाज़ होते रहेगा तो म्यूट कर लीजिएगा, एटलीस्ट मेरे क्लास में। बाकी क्लास में करते नहीं करते हैं मुझे नहीं पता है। मेरा क्लास करने के टाइम पे बहुत साइलेंट रखिएगा माहौल को, और वो कोशिश मैं भी करूंगा कि मैं जब क्लास लेता रहूं तो नॉट अ सिंगल नॉइज फ्रॉम माय साइड। ये 9th और 10th का क्लास थोड़े है। ये आपका कैरियर मेकिंग क्लास है। चलिए अब मैंने क्या लिखा? वेक्टर ओ एम लिखा, और वेक्टर ओ एम के लिए क्या लिख सकते हैं? उसका मैग्नीट्यूड और ओ एम का डायरेक्शन एलोंग विच एक्सिस? नॉट एक्स बोलना है भाई, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलना है। एक्स हर डायरेक्शन का 2 डायरेक्शन होता है, देखते हैं एरो ऐसे लिखते हैं। तो एक्स एक्सिस का सिर्फ एक डायरेक्शन है या 2 डायरेक्शन है? अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, राइट? तो ओ एम, वेक्टर ओ एम अलोंग विच एक्सिस? इज इट अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस? तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर तो फिक्स कर दिया था आपके लाइफ में, राइट? आई कैप। तो क्या ओ एम के लिए ऐसे लिख सकते हैं? चलिए ओ एम के लिए उसका मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर इन सिमिलर फैशन एम पी, तो वेक्टर एम पी और वेक्टर ओ एन अलग वेक्टर था, सेम वेक्टर था? तो सेम वेक्टर तभी बोलेंगे ना जब डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो इसका डायरेक्शन अलग रहेगा या सेम रहेगा? देन व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ एन? along पॉजिटिव वाई एक्सिस, along पॉजिटिव वाई एक्सिस, राइट? तो क्या लिख सकते हैं? एम पी का मैग्नीट्यूड जे कैप, इज इट क्लियर? चलिए यहां तक आइए। यहां तक मैंने ऐसा
क्यों लिखा और ऐसा क्यों लिखा, किसी को डाउट पूछ लीजिए, अभी मैं रुकूंगा यहाँ पे। चलिए, दोज हु आर अटेंडिंग द डेमो क्लास, तो 1 वीक तक और उसके बाद डेमो क्लास के ग्रुप में आईडी वगैरह नहीं जाएगा, बिकॉज ऑलरेडी आई एम ऑलरेडी गिवन 15 डेज डेमो क्लास, और ये आपके लिए डेमो है बट मेरे लिए रेगुलर क्लास है। मैं कभी कोई भी क्लास को डेमो लेकर क्लास ले ही नहीं रहा हूँ, मेरे लिए रेगुलर क्लास स्टार्ट हो गया बैच क्लास 11। तो दो जो हु आर डिसाइड टू ज्वाइन, तो आप यहाँ पे अपना जो ऑफिस का एक्टिविटी है, जो भी क्राइटेरिया है, जो भी फॉर्मेलिटी है, उसको पूरा कर लीजिएगा। ओके, तो नाउ वेक्टर ए इक्वल टू क्या था, वेक्टर ए के लिए फ्रॉम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या लिखे थे सर, आपने लिखा था OM अब प्लस MP। और एक और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, अभी तो कोरोना का टाइम है ना, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि मेरा क्लास हर साल 2010 से लेकर 2019 तक मेरा 11th का क्लास 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में शुरू होता है। तब तक 10th बोर्ड का रिजल्ट भी नहीं निकलता था, राइट, ठीक है। और एडमिशन सब कब लेते थे, बहुत सारे पेरेंट्स दिसंबर में एडमिशन लेकर, मतलब दिसंबर में ही फुल होता था, जनवरी फरवरी तक। आई एम नॉट वेटिंग फॉर कि 11th का रिजल्ट निकलेगा, 10th का रिजल्ट निकलेगा, फिर बैच शुरू होगा, तब तक तो जून जुलाई आ जाएगा, आधा साल ख़त्म। इसे कुछ जो जिनको नहीं पता होता है, वो आप गुवाहाटी मेट्रो में रहकर इतना भी एडवांस नहीं हो कि भाई रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत आगे निकल जाएगा सिलेबस। अब मैं खुद का कोचिंग का नहीं, बहुत सारे कोचिंग का बात कर रहा हूँ, इसलिए आपको इतना एडवांस होना पड़ेगा कि हाँ रिजल्ट का वेट नहीं करना है, क्लास स्टार्ट कर देना है, रिजल्ट निकल जाएगा फिर देखा जाएगा। अगर आपको पहले से समझ में आया है कि साइंस लेना है, मेडिकल का तैयारी करना है, इंजीनियरिंग का तैयारी करना है, तो वो मिस्टेक मत कीजिए जो मैंने मिस्टेक किया था। मैं गांव में था तब मुझे नहीं पता था, मैं रिजल्ट निकला, मैं अपना स्कूल में टॉप कर गया, डिस्ट्रिक्ट में 3rd पोजीशन पे आया। 2 महीने तक एंजॉय करता रहा, जो मिलते थे उनको मिठाई खिलाता था, देखिए मैं टॉप किया हूँ अपने स्कूल में। पहुँचा पटना, पता चला सारा क्लास स्टार्ट हो गया है। दिस इज द वजह कि मुझे 1 साल ज़्यादा लगा या टाइम ज़्यादा लग गया, क्योंकि बाद में बैच ज्वाइन किए, हुप अप करने में टाइम लग गया। तो A इक्वल टू OM प्लस MP, राइट। OM इक्वल टू क्या लिखेंगे, अभी तो देखे थे OM इक्वल टू क्या ये लिख सकते हैं, और MP इक्वल टू MP का मैग्नीट्यूड J कैप, राइट। मैं देखिए एज ए टीचर लिख रहा हूँ क्योंकि एकदम बिल्कुल सही लगे, बाद में OM भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे वेक्टर A का मैग्नीट्यूड इक्वल टू A लिख देते हैं बाद में, बट ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो रिकॉर्ड हो रहा है तो कहीं पे मैं चाह रहा हूँ कि कहीं पे कोई मिस्टेक, कोई चीज़ छूट ना जाए, एकदम सिस्टमेटिक रहे। हो गया। अब A इक्वल टू, इसके बदले क्या आप A cos थीटा लिख सकते हैं, और इसके बदले A sin, वेरी गुड, यहां तक आइए। और यहां पे A क्या है स्टूडेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है। एक मिनट रुकिए, बढ़िया से देखिए इसको, अभी इक्वेशन को हो गया, फिर भी चलिए यहाँ देखिए, I का कोफिशिएंट क्या है, प्लस I का, नॉट माइनस I का। कैसे काम चलेगा आप लोग को, मैं बोलूँगा बाइक, 1 मिनट रुकिए, गलत बोले तो उसको फिलअप कीजिए। बट द कोफिशिएंट ऑफ x,
2। तो मैंने बोला कि आई का कोफिशिएंट है, तो भाई इसका आगे जो रहेगा वो पूरा बोलेंगे ना। व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ जे कैप? वेरी गुड। तो स्टूडेंट आज के बाद कोफिशिएंट ऑफ आई कैप, कोफिशिएंट ऑफ व्हाट? नॉट माइनस आई। ये नहीं कि राकेश सर भूल गए होंगे, माइनस आई तो बोल नहीं रहे हैं। कोफिशिएंट ऑफ आई, राइट, प्लस आई, नॉट माइनस आई। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। मैंने क्या बोला है इस क्लास में? कोफिशिएंट ऑफ माइनस आई बोल रहा हूँ या कोफिशिएंट ऑफ प्लस आई? आज के बाद कोफिशिएंट ऑफ प्लस आई इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, करेक्ट। और कोई भी वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में, तो सर हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि गिवन वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है? तो जहां पे आई जे के रहेगा ना यूनिट वेक्टर के रूप में, इन द वेक्टर इन विच इट इज रिप्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर लाइक आई जे के कैप के फॉर्म में, तो इसका मतलब वो वेक्टर कार्टेशियन सिस्टम में दिया हुआ है, राइट। क्योंकि आई जे के किसका रिप्रेजेंटेटिव है डायरेक्शन का? तो सर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो ये तो समझ में आ जाएगा ना कि गिवन वेक्टर किस फॉर्म में दिया हुआ है, पहला बात। और मैंने क्या लिखा? कोफिशिएंट ऑफ आई कैप प्लस आई इज कॉल्ड एक्स कंपोनेंट ऑफ गिवन वेक्टर, राइट। और यहां देखें, इसमें मैंने सफिक्स क्या लगाया? एक्स। तो आज के बाद कोई भी वेक्टर रहेगा और उस वेक्टर पे अगर एरो नहीं दिए हैं, सिर्फ ऐसे दिए हैं ए एक्स, तो इसको पढ़ते हैं एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। अगर एक्स दिए हुए हैं तो क्या पढ़िएगा? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। इज इट क्लियर? तो स्टूडेंट अगर ए वाई लिख देंगे तो क्या पढ़िएगा? बाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। और अगर ए जेड लिख देंगे तो अभी यहां पे जेड एक्सिस नहीं आया है, बट फिर भी अगर ए जेड लिखा रहेगा तो क्या पढ़िएगा? जेड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ओके। अच्छा, अगर ये लिख देंगे तो क्या पढ़िएगा? नॉट ई। वेरी गुड। ई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, मतलब इसको पढ़ेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ई, राइट। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ ई। अच्छा, ई कौन सा डायरेक्शन? सर ये तो पता ही नहीं, कोई भी डायरेक्शन आप इसमें रख सकते हैं, राइट। ए तो स्पेसिफाई है कि एक्स एक्सिस है, राइट। ए बाई एक्सिस है, जेड एक्सिस। इसमें तो सर इनफाइनाइट हो गया एक लाइन के अंदर, राइट। इन डायरेक्शन, इसका मतलब ये क्या है सर? द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? इन द डायरेक्शन ऑफ ई। कोई पूछा ई कौन सा डायरेक्शन? कोई भी डायरेक्शन ले लो, इनफाइनाइट डायरेक्शन हो सकता है, राइट। हाँ, आ रहे तो लेट मी फिनिश। अभी बस इतना बोलने के लिए सीखिए, ठीक है? हो गया ना? ठीक है। अब यहाँ देखिए, ए एक्स, ए वाई एंड ए जेड किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट, किसी वेक्टर कंपोनेंट अलजेब्राइक क्वांटिटी होता है। कौन सा क्वांटिटी स्टूडेंट? और किसी क्वांटिटी को अलजेब्राइक क्वांटिटी तभी बोलते हैं जब वो क्या रहता है? इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। इसका मतलब सर व्हाट अबाउट एक्स? भाई एक्स कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव नहीं, इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी निगेटिव, राइट। व्हाट अबाउट ए वाई?
सर सेम पॉजिटिव और निगेटिव। व्हाट अबाउट एजेड? कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो मेरा क्वेश्चन है कि एक्स पॉजिटिव रहेगा कब रहेगा? सर एक्स पॉजिटिव तब रहेगा हाँ बोलिए बोलिए, अब मौका दे रहे हैं आप लोग को, जितना आप फीलिंग एक्सप्रेस कीजिए। तो सर जो आपने कंपोनेंट ब्रेक करने के लिए सिखाया था कि किसी ओरिजिनल वेक्टर के हेड से जब ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, तो एक्स एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तब जो कंपोनेंट दिखेगा, अगर उसका डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखेगा मतलब वो पॉजिटिव है, राइट? नहीं समझे? यहां देखिए, ये मेरा ओरिजिनल वेक्टर है, इसके हेड से कंपोनेंट ब्रेक कीजिए अलोंग एक्स एक्सिस। मैं अलोंग बोल रहा हूँ, अलोंग एक्स एक्सिस में मैं बातों को छिपा के बोल रहा था। अलोंग का मतलब इट कैन बी पॉजिटिव डायरेक्शन या निगेटिव, राइट? बट यहाँ पे जब ड्रॉ किए हैं तब जो मिला ओ एम, इस ओ एम का डायरेक्शन सर पॉजिटिव एक्स एक्सिस। वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन एक दूसरा डायग्राम बना दिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये भाई बहुत बड़ा आएगा, घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। समझ रहे हैं? बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो कोशिश कीजिए। अब मैंने वेक्टर जो लिया वो मेरा वेक्टर सेकेंड क्वाड्रेंट में है, राइट? अब इस वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस, तो सर यहां से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर, राइट? अब जो आपका ओ एम मिला वो अलोंग, वेरी गुड। तो इस डायग्राम में अगर एक्स का साइन बोलेंगे तो सर पॉजिटिव, क्योंकि अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, राइट? ऑटोमेटिक पॉजिटिव मिलेगा। और इस केस में अगर एक्स का साइन पूछेंगे, किसी को डाउट? तब ये बात क्लियर हो गया कि एक्स इज अलजेब्राइक क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव। तो व्हाट अबाउट ए वाई? सर इट इज ऑल्सो अलजेब्राइक, इट कैन ऑल्सो पॉजिटिव और नेगेटिव। सेम सेम। अगर कंपोनेंट बाई जो बाई कंपोनेंट है अगर उसका एरो बाई एक्सिस की तरफ दिखेगा तब ए वाई पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट? और अगर बाई कंपोनेंट ब्रेक करेंगे और अगर उसका डायरेक्शन अलोंग निगेटिव एक्स एक्सिस, एक निगेटिव बाई एक्सिस की तरफ दिखेगा मतलब ए वाई निगेटिव रहेगा। किसी को डाउट है तो मुझे रोक सकते हैं। हाँ हाँ नहीं 6 नहीं, मैंने जो बोला था, मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ देखिए, ये मैं पूरा अभी कवर फिनिश नहीं किया हूँ। मैंने जो डायग्राम ड्रॉ किया स्टूडेंट, उसे मेरा वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, राइट? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब द कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दो ही कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं ना कार्टेशियन में, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। तो क्या यहाँ पे मेरा एक्स कंपोनेंट निगेटिव मिल पाएगा? कोशिश करके देखिए। दैट्स वाई, ठीक है? इसलिए जब एक्स वाई, मेरा हेडिंग था क्या, इन द एक्स वाई प्लेन, मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा था, इन एक्स वाई प्लेन, राइट? और जब एक्स वाई प्लेन में रहेगा तो कोई भी वेक्टर हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड या फोर्थ, ऐसा कोई 4 क्वाड्रेंट में कोई सी क्वाड्रेंट में मेरा वेक्टर रहेगा, राइट? और जब किसी क्वाड्रेंट में मेरा वेक्टर रहेगा और जब कंपोनेंट ब्रेक करेंगे तो मुझे मैक्सिमम उसका 2 ही कंपोनेंट मिलेगा उस क्वाड्रेंट के लिए, राइट? आप चाहकर भी इसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव नहीं बना सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो मुझे सिखाइए, मैं भी कोशिश करता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में वेक्टर ए होते हुए क्या इसका एक्स कंपोनेंट निगेटिव मिल पाएगा? मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोला था, ठीक है? बट अब एक्स कंपोनेंट कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। जैसे यहां देखिए, इस डायग्राम में एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव, इस डायग्राम में एक्स कंपोनेंट निगेटिव, राइट? बट इज इट पॉसिबल कि गिवन वेक्टर इन ए गिवन पार्टिकुलर क्वाड्रेंट
और एट द सेम टाइम एक्स कंपोनेंट एट द सेम टाइम दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो जाए, इस क्वाड्रेंट में रखते हुए क्या एक्स कंपोनेंट एट द सेम टाइम पॉजिटिव नेगेटिव आपके लिए पॉसिबल है? मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए किसी पार्टिकुलर क्वाड्रेंट में आपका वेक्टर है तो उस क्वाड्रेंट में या तो एक्स कंपोनेंट नेगेटिव रहेगा और नहीं तो पॉजिटिव रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल एकदम खत्म कर वो। अरे वही ये एक होता ना क्लाइमैक्स किसी चीज़ का क्लाइमैक्स वहीं पे आएगा। वेट फॉर राइट टाइम, वही क्लाइमैक्स है। हाँ, दो यस। अब यहाँ देखिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में क्या लिखा है, एक्स वाई प्लेन, मतलब अभी मैं 2 डायमेंशन में काम कर रहा हूँ, राइट? मैंने प्लेन बोला या वॉल्यूम बोला? प्लेन क्या होता है, एक लाइन खींच दी है, गिवन लाइन, इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, 1 डायमेंशन। गिवन लाइन में एरिया होता है। ये सब हम लोग को 8th क्लास में टीचर सिखाते थे। मेरा जो मैथ के टीचर थे बहुत ज़बरदस्त थे 9th और 10th क्लास में, बहुत ही अल्टीमेट। एडवांस मैथ वो क्लास 10th में ही मुझे पढ़ा दिए थे। मैं एडवांस मैथ लिया था, यहाँ भी सेवा बोर्ड में चलता है एडवांस मैथ, पता है कि नहीं आप लोग को? एडवांस मैथ रहता है, नहीं तो इकोनॉमिक्स लेने का ऑप्शन रहता है। तो एडवांस मैथ में 11th का बहुत सारा मैथ रहता है, तो बड़ा अच्छा हो जाता है माहौल। तो मैं एडवांस मैथ लिया था, तो बड़ा अच्छा से सिखाए थे। एक लाइन, तो लाइन में एरिया नहीं होता, सिर्फ लेंथ होता है, राइट? इट इज़ 1 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, राइट? एरिया सुनिए, वॉल्यूम में एरिया खोज रहे हैं, वॉल्यूम के सरफेस एरिया में सिर्फ क्या रहता है, 2 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, राइट? इट इज काइंड ऑफ वॉल्यूम, राइट? तो वॉल्यूम ड्रॉ करने के लिए आपको लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए, राइट? तो इसमें 3 पैरामीटर का रिक्वायरमेंट होता है, दैट्स व्हाई इट इज 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट, राइट? इसमें सिर्फ 1 पैरामीटर, इसमें 2 पैरामीटर। एरिया सिर्फ लेंथ से निकाल लीजिएगा एरिया, मैं तो नहीं निकाल पाऊंगा। और इसमें सिर्फ क्या लेंथ और विड्थ से निकाल लेंगे, और साथ में हाइट भी चाहिए। तो मेरा इसमें जो मैं हेडिंग था वो क्या हेडिंग था, एक्स वाई जेड तीनों लिखा था या सिर्फ एक्स वाई प्लेन? दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे जेड कंपोनेंट नहीं खोज रहा हूँ, ठीक है? लेकिन आएंगे, उस पर भी आएंगे। तो सर अब थोड़ा सा अब यहाँ पे फिर से रुकूंगा। एक काम कीजिए, इसमें कितना क्वाड्रेंट, एक्स वाई प्लेन का 4, कौन कौन सा? प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस, राइट? अच्छा एक काम कीजिए स्टूडेंट, कि मैंने एक बहुत बढ़िया खाने वाला मिठाई ला के दिया स्फेरिकल शेप का, राइट? और बोला कि देखिए इसके सेंटर पे, एकदम सेंटर पे खास टाइप का क्रीम रखा हुआ है, ठीक है? और 8 फ्रेंड में बांटना है और सबको इक्वली मिलना चाहिए और सबको यहाँ का क्रीम मिलना चाहिए। कैसे डिवाइड कीजिएगा? कितना बार कट, कैसे कट करेंगे, यही तो है 3 डायमेंशन में। मैं तो रहूँगा तो एक बार ऐसे कट करूँगा, एक बार ऐसे कट करूँगा, ऐसे 4 मिलेगा, 8 में बांटना है, कुछ इस टाइप का मिलते रहेगा नहीं? कुछ इस टाइप का ऐसे, और सबको एक एक पीस निकाल के देंगे, राइट? तो ऐसा कितना पीस बनाना पड़ेगा? 8 पीस कट कर लेंगे आप लोग बाय अप्लाइंग योर कॉमन सेंस। कैसे? एक बार ऐसे कट करेंगे नहीं, कितना कटिंग करना पड़ेगा स्टूडेंट? बोलते हैं मिनिमम सर 3 बार कटिंग करना पड़ेगा, राइट? 3 कटिंग पक्का करना पड़ेगा। 2 कटिंग में होगा? नहीं होगा। 2 कटिंग में सिर्फ 4 पीस बनेगा, राइट? 8 पीस बनाना है, घर पे ट्राई कीजिएगा।
तो उसमें से 8 पीस में सबको सेंटर मिलना चाहिए, राइट। उसमें से एक पीस निकालिए सर, तो एक्स वाई जेड में 8 क्वाड्रेंट बनेगा, 4 ऊपर 4 नीचे, राइट। हाउ मेनी क्वाड्रेंट इन एक्स वाई जेड? एक्स वाई जेड को मैं प्लेन नहीं बोल रहा हूँ, इट इज काइंड ऑफ वॉल्यूम, राइट। 8 क्वाड्रेंट बनेगा, करेक्ट, यस। तो अब समझ में आ गया मैं क्या समझाना चाह रहा था, मिठाई थोड़े बांट रहा था। तो आएंगे, राइट टाइम रहेगा तो। चलिए अब यहाँ तक हो गया। अब जो मैंने आपको सिखाया उसमें किसके कोफिशिएंट को, नाउ कम टू द मेन पॉइंट, दिस वन। मुझे आई के कोफिशिएंट को बोलिए, आई को प्लस आई के कोफिशिएंट को मैंने नाम दिया है एक्स कंपोनेंट, राइट। क्या है? ए कॉस थीटा, वेरी गुड, ए कॉस थीटा। और बाई कंपोनेंट तो इन सिमिलर फैशन प्लस जे के कोफिशिएंट को ए साइन थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इक्वेशन फर्स्ट कीजिए, इसको सेकंड कीजिए और इसको थर्ड कीजिए, ठीक है। सब पे रुकेंगे 1 बाई 1। चलिए इक्वेशन सेकंड और थर्ड को स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं। स्क्वायरिंग इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड एंड एडिंग, क्या होगा? बोलिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बात कर रहे हैं? 2a। भाई मुझे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन आप लोग से नहीं है, जो दिखता है वही बोलिए। बोले सेकंड का थर्ड को स्क्वायर करके ऐड करना था, इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर, इसको लिखेंगे प्लस ए वाई स्क्वायर, इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। मुझे तो यही दिख रहा है, आप लोगों को कुछ और दिख रहा है तो बोलिए। और ए स्क्वायर कॉमन लीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, राइट। और बचपन से पढ़ते आ रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो क्या बोल सकते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए इक्वल टू क्या ये बोल सकते हैं? प्लस माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो एक्स इक्वल टू क्या लिखते हैं? प्लस माइनस 2 ना, या सिर्फ 2 लिखते हैं? लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे हम लोग, सिर्फ प्लस लिखेंगे। अब वजह बोलिए कि मैंने सिर्फ प्लस क्यों से लिख किया, होना चाहिए था प्लस माइनस। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट सर। इन दिस एग्जाम्पल यहाँ पे जो ए था, ए इज द मैग्नीट्यूड, राइट। दैट्स वाई माइनस नहीं सिलेक्ट करेंगे, लिख लीजिए, भूल जाइएगा बाद में। क्योंकि आज की क्लास में तो लग रहा है कि सर सब कुछ तो मुझे याद ही रहता है, बट हम लोग कोई विवेकानंद तो है नहीं कि एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। नहीं, उनका बहुत ज़्यादा आई के लिए तो बहुत मेमोरी पावर था। हम लोग मैंगो मैन हैं, आम आदमी, हम लोग को चीज़ों को 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा। और IIT उसी का होता है जो जीनियस होता है, मतलब हार्ड वर्किंग विथ एवरेज IQ लेवल। जो बहुत ओवर टैलेंटेड रहते हैं वो तो ईगो में आ जाते हैं कि मैं बहुत तेज़ हूँ, मुझसे एक बार पढ़ूंगा याद हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। लेकिन कल पढ़ूंगा और कल आएगा तो फिर बोलेंगे कल पढ़ूंगा, और कल कभी आएगा ही नहीं तो पढ़ेंगे ही नहीं। तो a इक्वल टू वाट? रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। एक फोर्थ फार्मूला, ये क्लियर? इसका मतलब किसी भी वेक्टर का वैसा एनी दोज वेक्टर विच आर प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन, दोज वेक्टर
विच आर प्रेजेंट इन विच प्लेन, नॉट इन स्पेस। नॉट इन स्पेस का मतलब समझते हैं ना, सिर्फ प्लेन में बोल रहा हूँ। अगर एक्स वाई प्लेन में है और उस वेक्टर का अगर एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दे दें तो क्या उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे इस फार्मूला से? ये आपको शॉर्ट नोट्स में रहना चाहिए, स्टार दे रहे हैं राइट। जिसको भी मैं रेक्टेंगुलर बॉक्स में देता हूँ, मतलब इट इज द इंपॉर्टेंट फार्मूला फॉर गिवन शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में वो फार्मूला रहेगा रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला। तो a इक्वल टू रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो किसी कोई भी वेक्टर अगर एक्स वाई प्लेन में है उसका एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट पता चल जाए तो क्या उसका मैग्नीट्यूड निकाल पाएंगे? सर निकल जाएगा, रूट ओवर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये डेरिवेशन करके फार्मूला डेवलप किया आपके लिए, हो जाएगा ना। चलिए अब कुछ एक एग्जांपल लेते हैं। बोलिए, ए वेलोसिटी वेक्टर किस प्लेन में है? सर इसका जेड कंपोनेंट नहीं है, सिर्फ एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, एक एक्स वाई प्लेन में रहेगा। इट क्लियर? इसमें जेड कंपोनेंट है नहीं है, मतलब ये किस प्लेन में है? पहला तो प्लेन वेक्टर किस प्लेन में है वो सीखेंगे। सर दिस वेलोसिटी वेक्टर प्रेजेंट इन एक्स वाई प्लेन राइट। अब नेक्स्ट स्टूडेंट, इस वेलोसिटी वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? तो सर अभी आपने सिखाया प्लस आई को छोड़कर जो रहेगा उसको एक्स कंपोनेंट बोलेंगे राइट। तो इसका एक्स कंपोनेंट कितना लिखें? नहीं, -2 प्लस आई को छोड़कर राइट। वही तो मैं बोला था, मैंने माइनस आई बोला क्या? देखिए तो -2, इसका मतलब डैम श्योर इसका वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का डायरेक्शन अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस रहा होगा राइट। और इसका बाई कंपोनेंट वेरी गुड राइट। इतना तक तो आप कैच कर पाएंगे ना जो मैंने अभी तक सिखाया। तो स्टूडेंट इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पूछेंगे तो निकाल लीजिएगा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर? व्हाट इज द मैग्नीट्यूड? कितना? टू का स्क्वायर नहीं भाई, -2 का स्क्वायर। सर एक ही बात है लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जो दिखेगा वही तो लिखेंगे। तो सर क्या फ़र्क पड़ता है 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, बाद में फ़र्क पड़ जाएगा। तो जानबूझ के क्यों मिस्टेक करते रहेंगे राइट। √13 क्या रहेगा? आम रहेगा, इमली रहेगा, क्या लिखें? मीटर पर सेकेंड लिखेंगे। फिर वेरी गुड, हो गया। मतलब मुझे लगता है कि अब आप लोग कंपोनेंट फाइंड आउट कर पाइएगा नहीं देखकर, एटलीस्ट इस तरीके से दिया रहेगा तो। चलिए इस फोर्स वेक्टर का एक्स कंपोनेंट क्या लिखें? एक मिनट, जो लिखवाएंगे तो ये नहीं सोचना है कि अच्छा सर भूल गए होंगे, एकदम बहुत सोच के लिखवा रहे हैं। देखते कितना टाइम ले रहे हैं। मैंने कहीं पे लिखा -i का कोफिशिएंट को एक्स कंपोनेंट बोलेंगे, मैंने क्या लिखा है वहाँ पे? तो भाई आपको कंफ्यूज तो कोई, मैं तो नहीं करूँगा लेकिन कोई बाद में तो कंफ्यूज कर सकता है इसे देखकर। तो आपको कंफ्यूज हो जाना है, जो जैसे मोल्ड करेगा वैसे मोल्ड होना है, अपने कॉन्सेप्ट एकदम बिल्कुल फिक्स रहना है। नहीं राकेश से तो बोलते +i, तो भाई मैंने जानबूझ के ऐसा दे दिया। अब मैं बोला एक्स कंपोनेंट, तो आप -i का कोफिशिएंट को बताएंगे या +i का कोफिशिएंट को? तो इसको ऐसे बना लीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है? इतना आसान तो लाइफ है।
अब बताइए, बोलिए एक्स कंपोनेंट 4 बोले या -4 बोले? -4। सर आज के बाद आप जितना भी कंफ्यूज कीजिएगा, मैं प्लस आई के कोफिशिएंट को ही एक्स कंपोनेंट बोलूंगा, राइट? अब बाई कंपोनेंट 5। वेरी गुड स्टूडेंट। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो सर आपने सिखाया भी कि fx स्क्वायर प्लस fy स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस बाई कंपोनेंट का स्क्वायर, राइट? दोबारा इस पे इतना टाइम नहीं दूंगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कभी कभी अपने सीनियर से भी बात कर लेना चाहिए। पूछेगा कि एक्स कंपोनेंट बाई कंपोनेंट वेक्टर का जेड कंपोनेंट मेरे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है, फिर इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा। इसके बिना आगे का कोई क्लास आगे बढ़ेगा ही नहीं, ठीक है? तो -4 का स्क्वायर अब +5 का स्क्वायर, हाउ मच? √4 41। वेरी गुड न्यूटन। मतलब इतना तो मैं नाउ आई एम कॉन्फिडेंट कि इस क्लासरूम के सारे बच्चे एटलीस्ट मुझे कोई भी वेक्टर को अगर एक्स वाई प्लेन में इस तरीके से दिया रहेगा तो एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट पहचान लेंगे, राइट? पहला बात। और दूसरा बात, उसका मैग्नीट्यूड तक निकाल लेंगे, करेक्ट? वेरी गुड। हाँ, 4 -i, ये माइनस को बाहर ला सकते हैं, एक ही बात है ना? इसी को -4i लिख दिए, करेक्ट? यस, ऑलवेज +i + j + k का कोफिशिएंट को ही एक्स कंपोनेंट बाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट बोलेंगे। कभी भी मैं नहीं बोलूँगा -i के कोफिशिएंट, इज इट करेक्ट? नहीं लिखे थे, एक बार और लिखिए पॉइंट बना करके। ऑलवेज सर ने बोला है +i + j + k के कोफिशिएंट को ही बोलना है, -i के कोफिशिएंट को नहीं। एक बार फिनिश होने दीजिए ना, तो उसको भेज देंगे वेक्टर का पूरा। बट फिर से एक मैं बोल रहा हूँ कि मेरा कॉपी मत कीजिएगा। हर स्टूडेंट का शॉर्ट नोट्स खुद का होता है, राइट? इट माइट भी हो सकता है कि मुझे चलते फिरते सारा फॉर्मूला याद रहे, क्योंकि मैं एक बार तो क्लासरूम में अपने टीचर से पढ़ा था, दूसरा बार घर पे आके लिखा था, और कम से 10 बार पढ़ा होगा एक चैप्टर को, थ्योरी को मिनिमम। बट आज के बच्चे थोड़ा न्यू जनरेशन के हैं। अब जैसे मेरा बेटा है 2 साल का 2.5 साल का, तो मुझे जाके IIT में मोबाइल मिला था, और अब उसको जन्म लेते ही 1 साल के बाद मोबाइल मिल गया। तो देयर इज ए लार्ज गैप, राइट? नहीं, अब देखते हैं कि वो जब बोलना नहीं सीखा तब से वो यूट्यूब का जो सिंबल होता है ना, उसको पहचान गया कि यहाँ पे वीडियो आता है मोटू पतलू का। इंडिया में 4-5 का ऐसा फेमस कैरेक्टर है, सारा बच्चा उसी कैरेक्टर को देख कर खाना खाता है। मोटू पतलू हो गया, छोटा भीम, बड़ा भीम, और कौन सा भीम, तो इतना सारा। तो वो यस, मैं सही बता रहा हूँ तो नहीं था तो नहीं तो ऐसा है ना कि इतना बड़ा जनरेशन गैप हो गया आज के साथ। अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो जस्ट एक एग्जांपल तो बोल दिया कि मुझे मोबाइल मिला था 2006 में, वेन फर्स्ट टाइम मैं IIT में आया था। उसके पहले मोबाइल मिला ही नहीं था। तो देयर इज ए लार्ज गैप, राइट? अब मैं अगर बोलूँगा कि नहीं भाई देखो, मैं तो ऐसा था कि मैं गांव में रहकर एडवांस मैथ पढ़ा, इतना मेहनत किया, तो कहना बेवकूफ़ी हो जाएगा। जैसा सर्कमस्टांस रहता है, सराउंडिंग रहता है। अब मैं अपना स्ट्रगल दूसरे सब पे इम्पोज नहीं करना चाहूँगा, बस इस बात को मोटिवेट कर सकता हूँ कि देखो भाई, मैं हिंदी मीडियम से होकर भी IIT तक कर पाया, तुम लोग भी कर सकते हो यहाँ पर रहकर, ठीक है? बट ये तो फिक्स है कि पूरा वर्ल्ड का इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है, टॉप 3 में आता है IIT, ये बात मान के चलिए। तो जो भी किया वो बहुत हवा के अगेंस्ट जाकर हम लोग काम किए। ऐसा नहीं था कि मैं एकदम बिल्कुल करोड़पति अरबपति फैमिली से था। वेरी मिडिल क्लास फैमिली, बिलो द मिडिल क्लास फैमिली, जहाँ से एकदम प्योर किसान फैमिली से, वहाँ से निकल कर यहाँ तक आ सकता हूँ। तो आप लोग कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बट यहाँ से अभी नहीं कर सकते। कब नहीं कर सकते हैं? पेरेंट्स आपको सारा फैसिलिटी दे रहे हैं पढ़ने के लिए, आप रूम लॉक करके आप पढ़ने की जगह पे कुछ और काम करते रहेंगे,
तब तो नहीं हो पाएगा भाई। ये तो यहाँ से विल पावर होना चाहिए कि मुझे करना है। ये सोच के पढ़िए कि 2 साल मेहनत करेंगे, पूरा लाइफ एंजॉय करेंगे। मैं वही तो 4 साल जो मेहनत किया IIT का और फिर IIT का, उसके बाद कहाँ आज के डेट में तो कुछ पढ़ता नहीं हूँ, बस पढ़ाता हूँ। बट उसी के भरोसे तो पढ़ाता हूँ। अगर वहाँ पर नॉलेज गेन नहीं करता तो मैं इतना बात बोल पाता? ऑब्वियसली नॉट, नहीं कर पाता। जैसे कुछ टाइम तो सबको मेहनत करना पड़ेगा लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ईजी गोइंग तो नहीं है। अगर लग रहा है कि मैं नहीं, मेरे पेरेंट्स का पैसा है, तो भाई वो आपके पेरेंट्स का है, वो अपने ओल्ड एज के लिए जमा करके रखे हैं। चलिए, हम लोग एक डायग्राम लिए थे। इसी डायग्राम से काम किए थे, राइट। ये मेरा थीटा था। एक्स कंपोनेंट का फार्मूला क्या आया है? ए कॉस थीटा, राइट। और बाई कंपोनेंट का फार्मूला क्या आया है? ए साइन थीटा। वेरी गुड। इस पे रुकूंगा 5 मिनट स्टूडेंट। यहाँ देखिए स्टूडेंट, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, जिसमें मैंने जिसको सर्किल कर दिया वो क्या है? बोलने से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए, राइट। तो सर जैसे ही आपने बोल दिया, इसका मतलब सर ए टर्म तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। आपने बोल दिया मैग्नीट्यूड, राइट। अब बचा ए टर्म, और आपने बोला कि एक्स कंपोनेंट एक अलजेब्रिक क्वांटिटी, इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। देन which term are responsible for the sign of x component? Sir, it is cos theta, right? It is not theta, it is cos theta, right? a को छोड़कर तो cos theta बचा ना। In similar fashion, which term are responsible for the sign of ay? Sign मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है? सर नॉट sin theta, right? तो सबसे पहले मुझे थीटा का बात करना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पे होगा क्या कि जैसे आप HC वर्मा का या किसी का पार्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं या इवन NCERT, तो इस छोटा सा टर्म पे बहुत, एक्चुअली मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जिस टीचर से पढ़ा तो ही वॉज द ग्रेट लीजेंड ऑफ फिजिक्स, मिस्टर MMR अख्तर। उनका एक्नॉलेजमेंट में HC वर्मा के एक्नॉलेजमेंट में नाम पढ़े होंगे, आप देख लीजिएगा आज। हाँ यस, तो वो ही वॉज द ग्रेट लीजेंड ऑफ फिजिक्स। तो वो तो बहुत छोटे बातों पर रुकते थे। मतलब मैं जिनका नाम ले रहा हूँ ना, बिहार में किसी से जाकर पूछिएगा कि हु इज द गॉड फादर ऑफ फिजिक्स, मुझे जिसने IIT का ट्रेंड शुरू किया या कौन सबसे एकदम टफेस्ट फिजिक्स पढ़ाते थे, उन्हीं का नाम आएगा, मिस्टर MMR अख्तर का। मतलब मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में बात बोल रहा हूँ। मतलब उनका रेफरेंस इरोडप से स्टार्ट ही होता था, जो कि इरोडप मतलब मैं जिसका नाम बोल रहा हूँ बहुत मतलब टफेस्ट बुक है, अच्छा खासा मतलब टफनेस है उसमें फिजिक्स का, वो उनका रेफरेंस था, वहाँ से स्टार्ट करते थे चीज़ों को। एनीवे, तो ये थीटा पे हम लोग रुकेंगे। इस एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट के लिए लिखिए थीटा इज टेकन फ्रॉम, थीटा इज टेकन फ्रॉम वेयर? टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कहां से लेंगे? थीटा इज टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस मूविंग एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूव करेंगे? मूविंग एंटी क्लॉकवाइज अप टू योर गिवन वेक्टर। क्योंकि 90% स्टूडेंट को एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट में थीटा लेने ही नहीं आता है। मैंने क्या लिखवाया? थीटा ऑलवेज, एक्स कंपोनेंट और बाई कंपोनेंट निकालने के लिए थीटा ऑलवेज कहाँ से मेजर करना है और कैसे मूव करना है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? और कहाँ तक जाना है? सर वहाँ तक जाना है जिस वेक्टर का कंपोनेंट निकला है, राइट। अब इसमें कुछ स्टूडेंट को सर कन्फ्यूजन होगा कि सर ये बात तो आप तब बोल रहे हैं ना जब मेरा वेक्टर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
तो भाई मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैं वेक्टर को रखकर मैं डेरिवेशन किया, बट दिस फार्मूला वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट्स, दिस टू फार्मूला वैलिड फॉर ओनली फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट, या इट इज वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट्स? लिखिए, दिस फार्मूला वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट्स, दिस फार्मूला वैलिड फॉर ऑल क्वाड्रेंट्स। मतलब इसमें ए फार्मूला जो दिए हैं ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए दिया हूं या एक्स वाई प्लेन के चारों क्वाड्रेंट के लिए? ऑल क्वाड्रेंट्स। लेकिन ए फार्मूला सही से रिजल्ट तभी देगा, नहीं देखते जैसे कुछ मशीन खरीद के लाते हैं घर पे, तो बोलता है कि भाई ये काम तभी करेगा इसलिए आए। अब बोलिए नहीं -10 डिग्री में बर्फ ही जमा दूंगा, पूरा अंटार्कटिका बना देंगे, होगा? भाई इसका एक लिमिटेशन है, नहीं होगा। बस कंपनी फिर बोलेगा, आप पे कंप्लेन कर देगा। ऐसा नहीं कि इसने तो एसी लाए थे, बर्फ बनाया नहीं, तो बर्फ बनाने के लिए फ्रीजर है, नॉट एसी। तो ax इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा, राइट? ये फार्मूला सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए काम करेगा या सारे क्वाड्रेंट के लिए? सारे क्वाड्रेंट में कंपोनेंट का वैल्यू बताएगा विथ प्रॉपर साइन, प्रोवाइडेड थीटा लेने के लिए सीख लीजिए। थीटा कहाँ से लेंगे? थीटा टेकन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस। कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ तक जाना है? जहाँ तक मेरा गिवन वेक्टर, राइट? चलिए, मेरा वेक्टर किस क्वाड्रेंट में है इस एग्जांपल में? अब अगर ए एंगल अल्फा है तो इस फार्मूला को लगाने के लिए मैं अल्फा लूं या यहाँ से मेजर करूं? अल्फा लूंगा या 90% अल्फा? तो सर आपको थीटा लेना पड़ेगा, नॉट अल्फा, राइट? ये यहाँ से पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं ना एकदम शॉर्टकट ले लेते हैं, मतलब उस हर जगह पे शॉर्टकट। वो सोचेंगे सर एक्स, सर ने तो एक्स एक्सिस बोला था, नॉट पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वो यहाँ से मेजर करेंगे, कहानी खत्म। तो भाई कहानी खत्म कीजिए तो आपका कहानी खत्म हो जाएगा। यू आर अबाउटेड बाई -5। तो सर निगेटिव मार्किंग तो -1 ही मिलता है भाई, -1 मिलता है, लेकिन चल जो +4 आ रहा था वो भी तो गायब हो गया। इसलिए ये नहीं लेना है, ए लेना है, ठीक है? और वही थीटा यहाँ पुट करना है और यहाँ पुट करना है, तब एक्स और ए वाई का वैल्यू मिलेगा विथ प्रॉपर साइन, राइट? दिखा दीजिएगा डायग्राम में। हाँ, अच्छा, एक स्टूडेंट का डाउट है, तो मेरा जो स्टेटमेंट है उसको पढ़िए तो फिर से। ऐसे घूमेंगे, प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला था कि दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए। यहाँ पे दो वेक्टर कौन सा है? मैं तो एक बेचारा एक गिवन वेक्टर उसका एंगल मैं कंपोनेंट निकालने का फॉर्मूला दे रहा हूँ, राइट? अभी मैं अपने बात पे ही हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ दो वेक्टर के बीच का एंगल 0 से 180 होता है। आप यहाँ पे रॉन्ग कीजिए तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट, इज इट टॉकिंग अबाउट टू वेक्टर या आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली वन वेक्टर, दैट इज वेक्टर ए? उसका कंपोनेंट का फॉर्मूला बोल रहे हैं, राइट? तो मैंने वहाँ जो बोला था वो देखिए ये कुछ आप लोग मीडिया वाला काम मत कीजिए कि वो लोग क्या करते हैं, एक स्टेट पूरा 5 मिनट दे रहे हैं, उससे एकदम 10-30 सेकंड बाद निकाल के देंगे। सर आपने तो यहाँ पे ऐसा बोला था भाई, उसके आगे पीछे भी कुछ बोला था। वहाँ जो बोला था वो कितना वाला? यस, यहाँ पे कितना वेक्टर का बात कर रहे हैं? 1 वेक्टर का, करेक्ट? और यहाँ पे उस वेक्टर कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये एंगल लेंगे। इज इट क्लियर?
यहाँ तक हो गया। अब सिर्फ आपके कॉन्फिडेंस के लिए किसी किसी के माइंड में चलेगा ना कि सर ने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेके इतना बड़ा बड़ा बात कंक्लूजन दे रहे हैं, पता नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो ये फार्मूला बन ऐसा ही रहेगा या नहीं रहेगा। 2% तो पक्का माइंड में आ रहा होगा, सर सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो ऐसा होगा क्या, ऐसा माइंड में आ सकता है नहीं। तो एक काम करते हैं, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में वेक्टर लिखकर और फिर से एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट का वही फार्मूला अगर मैं प्रूफ कर देता हूं, तब तो पक्का कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि सर 2 क्वाड्रेंट में तो आपने प्रूफ कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में तो पक्का होगा ही होगा। तो एक काम करते हैं, मैं एक बार फिर से आपके लिए इस वेक्टर को सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेते हैं, ठीक है। चलिए इसका एक्स कंपोनेंट, तो सर यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, राइट। अब वाई कंपोनेंट, ठीक है ना। और ए है मेरा, कुछ नाम बोलिए, ओ एन। चलिए स्टूडेंट, अब एक काम कीजिए, किसी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हैं, वेक्टर विल नॉट चेंज, राइट। तो क्या यहाँ लिख सकते हैं एम पी इक्वल टू ओ एन, और इन ट्राइंगल ओ एम पी में कौन सा 2 वेक्टर एक ऑर्डर में है, ओ एम एंड एम पी। देन नाउ वी कैन राइट लाइक, अब डायरेक्टली इतना तो पता है ना कि ए इक्वल टू ओ एम प्लस एम पी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। ओम पी और ओ एम का मैग्नीट्यूड के लिए क्या लिख सकते हैं, ओ एम, और इस ओ एम के बदले ओ एम का मैग्नीट्यूड मतलब सर इसका लेंथ, राइट। मैग्नीट्यूड का मतलब लेंथ। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ओ एम, ओ एम का डायरेक्शन क्या, तो निगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेटिव आई या माइनस आई। तो क्या इसके बदले इतना लिख सकते हैं, और MP का डायरेक्शन और ON का डायरेक्शन डिफरेंट है या सेम है, सर इट इज सेम, राइट, नॉट डिफरेंट। ON एंड MP तो लिख सकते हैं ना, MP का मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन पॉजिटिव वाई एक्सिस प्लस जे, एंड इन ट्रायंगल OMP, इन ट्रायंगल OMP cos अल्फा इक्वल टू क्या, बोलिए, बोलना तो आप ही को पड़ेगा। OM बाई, अरे जो OM और OP बोलते हैं वो वेक्टर बोलते हैं या लेंथ बोलते हैं ट्रायंगल का, वेरी गुड, मतलब मैग्नीट्यूड बोलते हैं, राइट। तो OM इक्वल टू क्या, OP cos अल्फा लिखना पड़ेगा सर आपको। तो OP कितना है सर, A है, राइट। तो लिखिए OM इक्वल टू A cos अल्फा, राइट। सिमिलरली साइन अल्फा के लिए क्या लिखिएगा, तो सर साइन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर वाई, तो बचपन से ही पढ़ते रहे हैं, इतना फेमस थ्योरम है पाइथागोरस, OMP बाई OP, राइट। और एक माइंड में बोलते रहिए, MP और OP मेरा लेंथ है, राइट, लेंथ ऑफ मतलब मैग्नीट्यूड, तो MP इक्वल टू लिखते रहिएगा एक साइन अल्फा। किसी को डाउट, चलिए इस इक्वेशन ए में OM और MP का वैल्यू पुट कर दें, कितना लिखिएगा सर, A इक्वल टू लिखेंगे, बोलिए भाई, बोलना तो आप ही को है, OM का वैल्यू कितना लिखे हैं, और MP का वैल्यू, अच्छा, अरे पढ़े, एक लाइन का एंगल 180 होता है, तो क्या अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 180 लिख सकते हैं।
तो सर इतना बढ़िया तो हो गया, अब थीटा को लाने का क्या रिक्वायरमेंट? तो भाई थीटा मैं जानबूझ के लग रहा हूँ, क्योंकि मैं इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया कि मेरा फार्मूला में x इक्वल टू एक कॉस थीटा रहेगा। तो फार्मूला में ऐसे थोड़े करेंगे कि एक फार्मूला के लिए थीटा लाएंगे, दूसरा के लिए अल्फा लाएंगे, ऐसा तो करेंगे नहीं। फार्मूला तो एक जनरलाइज बनाए हैं, राइट? तो क्या अल्फा को इन टर्म्स ऑफ थीटा लिख सकते हैं जानबूझकर? ये थीटा को इंट्रोड्यूस करना है फार्मूला में। तो ए कॉस अल्फा के बदले मैं लिख दिया 180 माइनस थीटा माइनस आई, राइट? और बताइए कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू व्हाट? माइनस कॉस थीटा, राइट? इसके बदले क्या होगा स्टूडेंट? देखिए मैं बोला हूँ ताकि रिकॉर्ड हो जाए। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ का माइनस और यहाँ का माइनस क्या प्लस बन जाए? और साइन 180 माइनस थीटा, सर साइन थीटा, इट करेक्ट? तो ए इक्वल टू ए कॉस थीटा डायरेक्टली लिख दिया। समझ गए ना कि क्यों डायरेक्टली लिख दिया? और माइनस, अब कुछ बोलेंगे सर माइनस आई था प्लस आई कैसे बन गया? तो मैं बोल दिया वहां पे क्यों बन गया, राइट? टीचर बनिएगा तब समझ में आएगा कि कितना बोलना पड़ता है। अब बोलिए एक्स कंपोनेंट क्या? वेरी गुड। बाई कंपोनेंट क्या? तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए एक कॉस्ट एक्स कंपोनेंट बाई कंपोनेंट का फार्मूला था, वो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए अलग है या सेम है? एटलीस्ट फार्मूला तो सेम है ना, बट फार्मूला सेम तभी आएगा जब थीटा के लिए बी केयरफुल अबाउट थीटा, राइट? तो मेरे तरफ से एक नोट करके पॉइंट लिखिए, बी केयरफुल अबाउट थीटा। बी केयरफुल अबाउट व्हाट? थीटा। ये लिख तो रहे हैं लेकिन केयरफुल नहीं रहेंगे, लेकिन मैं ऐसा टीचर हूं कि मैं बार बार बोलूंगा, केयरफुल हो जाएगा फिर। एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए वाई इक्वल टू ए साइन थीटा। थीटा कहाँ से लेना है? पॉइंट। और कैसे घूमना है? एंटी क्लॉकवाइज। कहाँ तक जाना है? गिवन वेक्टर तक, राइट? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए फार्मूला, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए डिफरेंट फार्मूला आया है, सेम ही फार्मूला आया है? मैं बोला फार्मूला सेम आया है, वैल्यू सेम नहीं आएगा। फार्मूला सेम आया है, राइट? वैल्यू डिपेंड्स ऑन तो वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, राइट? तो ए अभी कार्टेशियन कंपोनेंट का सिर्फ 20% काम किया हूँ। जो हेडिंग बनाए हैं ना, कितना परसेंट? बाकी 80% बाकी है। नेक्स्ट क्लास, आज के लिए इतना ही। हाँ चलेगा, जब तक आप सीख नहीं जाएंगे, जब तक मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा कि आप सीख गए। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है। इसको एनसीईआरटी के लिए तो अलग से क्लास चल रहा है ना, तो मेरा क्लास है एकदम बिल्कुल सिखा के बढ़ना। आप चाहते हैं ख़त्म कर दें एक क्लास में भी मैं ख़त्म करता हूँ। मैं क्रैश कोर्स भी पढ़ाता हूँ, 45 डेज का भी कोर्स पढ़ाते हैं, दैट इज क्रैश कोर्स, राइट? तो मैं वेक्टर को 1 आवर में भी फिनिश कर सकता हूँ, अब वेक्टर को 20 आवर में भी फिनिश कर सकता हूँ। नहीं, मिशन क्लास 11 पर अभी हाँ सर, उसका क्लास शुरू होगा जब क्लास 11 में पहुँच जाइएगा, जब आपका रिजल्ट निकल जाएगा स्कूल से। 10th जब पास कर जाइएगा तब ना, या पास कर गए? अभी तो मिशन अच्छा हो गया है। चलिए तो ट्यूजडे से स्टार्ट कर देते हैं। मैं उसका एटलीस्ट कुछ वजह से रुकना चाह रहा हूँ, एटलीस्ट 10 दिन। अभी तो इतना कैटली से तो इतना क्लास मिल गया है, लेकिन तो मेरे पास पेरेंट्स का कॉल आया कि सर आप इतना क्लास दे दिए हैं। मैं बोला क्या करें, मजबूरी है, इससे कम। हाँ सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। बट एक्चुअली 10th 9th में तो हैबिट रहता है ना कि 1 घंटा का क्लास हो, 45 मिनट्स का, राइट? वीक में 2 क्लास 3 क्लास, तो जस्ट दे आर कंपेयरिंग। तो वही बात है। अब मैं पेरेंट्स को भी कुछ नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि देर इज जनरेशन गैप। मैं बताया ना, मेरे और मेरे बच्चे के बीच कितना बड़ा गैप हो गया टेक्निकली।
तो वो बात है, तब उनको बहुत माइंडली समझाना पड़ेगा कि भाई ये सिलेबस कुछ और है, बहुत अलग अलग लेवल पे है। आपको नहीं लग रहा कि आपका 10th का पूरा साइंस और मेरा नॉमेनक्लेचर इक्वल हो जाएगा? तो जस्ट कंपेयर कर लीजिए, जबकि नॉमेनक्लेचर 1% भी नहीं है पूरे सिलेबस का। इसलिए आप लोग बहुत इन्जॉय करने वाले हैं। सो थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर रहिए, और मैं अपने तरीके से नहीं, ऐसे भी कितना भी बोलते रहेगा, मेरा जो पढ़ाने का तरीका उसको चेंज करूँगा ही नहीं। मेरा तरीका जब तक नहीं समझेंगे तब तक बोलते रहूँगा। मुझे खुद कॉन्फिडेंस आएगा ना कि आप बच्चे समझ गए, तब आगे बढ़ूँगा। क्योंकि सिर्फ सिलेबस ये नहीं है कि एडमिशन आपका कैटलिस्ट में हो गया बस, एडमिशन जब तक नहीं होता तो मेरा कोई टेंशन है ही नहीं। एडमिशन हो गया तब मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रिपल टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि बच्चे अब मेरे भरोसे एडमिशन ले लिए हैं, उनका कैरियर मुझे बनाना है, समथिंग लाइक दैट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एवरीवन।